नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग कुछ एपिसोड से देख रहे हैं, हम फौजियों के जीवन के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इस बार हम मिलने वाले हैं रिटायर्ड कैप्टन बाबू पोड़के सर से। हम जब उनसे बात करनी शुरू की तो हमने देखा उन्होंने कैसे अपने जीवन में एक बहुत ही साधारण घर में उनका जन्म हुआ। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, फ़ौज में आने के लिए, फ़ौज में अपने आप को एक सिपाही के उद्देश्य से एक कैप्टन के लेवल पे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत कम फ़ौजी इस उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं। फिर उन्होंने फ़ौज के बाद भी सिविल में आने के बाद जो स्ट्रगल देखा, हम उनकी ही ज़बानी सुनेंगे। तो पोड़के सर, थोड़ा सा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए, फिर हम लोग आगे सवाल में जाएंगे। अवानी न्यूज़, हम आपका रिपोर्टर जो हैं उनके स्वागत करते हैं और यहाँ आकर के हमारे से एक फ़ौजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ जी। तो कैसे शुरुआत हुई आपने अपने जीवन में, जो है कैसे आप बता रहे थे कि बहुत ही गरीबी वाली सिचुएशन थी, उस वहाँ से आप शुरुआत करके बताइए। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरा गांव कुर्डवाड़ी, जिला शोलापुर, तालुका माड़ा, इस गांव से रहने वाला हूँ। मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही नाजुक होने के कारण हम लोग 6 भाई और 1 बहन, इतना बड़ा परिवार माता पिता से संभाला नहीं जाता था। तो मैंने एक तय कर लिया कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अपने शरीर का उपयोग कर सके और जा सके। तो मुझे एक फ़ौज के बारे में मुझे याद आया। तो फ़ौज के बारे में मैंने अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम करना शुरू कर दिया और 1968 में मैं फ़ौज में भर्ती होने का प्लान किया और मैं फ़ौज में चला गया। 1971 में हम लोग जब भर्ती होकर चले गए तो 1-1.5 साल की सर्विस होने के बाद 1971 भारत और पाक की लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय हमें, जो मैं 13 महार रेजिमेंट का कैप्टन बाबू पोड़के 13 महार रेजिमेंट का एक सैनिक हूँ, और 71 की लड़ाई में हम लोग को भेजा गया। उसी स्थान का नाम है पूंछ सेक्टर, और पूंछ सेक्टर में एक पिकेट है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है थानपीर पिकेट। उस हालत में दिसंबर में 1971 की लड़ाई में हम लोग को एडवांस कराया गया और हम लोगों ने बहुत ही, एक ही जवान को नुकसान नहीं होते हुए 13 महार ने वहाँ एक फ़तेह हासिल कर ली, और वो मेरा एक जीवन का सबसे बड़ा ये था। और उसी हालत में मैं एक फ़ौजी होने के नाते मुझे एक अभिमान और गर्व शुरू हुआ था, और मेरे परिवार को मैंने ऐसा सोचा कि मैं अच्छे जगह पर पहुंचाऊंगा, जो कि एक मेरी जो गरीबी है, मेरा जो एक किसान परिवार का जो है खान पान, रहना उठना, वैसे उसको मैं बदल सकूं। तो मैं अपने भाइयों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैं फ़ौज में गया था तो मेरे से 2 बड़े भाई थे, वो भी सही अनपढ़ थे। बाकी भाइयों को मैंने लिखना पढ़ाना शुरू कर दिया। एक मेरा भाई जो है एक प्रिंसिपल साहब हैं जो बॉम्बे में है, दूसरा एक छोटा भाई है, वो मेरा डिप्टी डायरेक्टर हैं, इस वक्त जो साइंटिस्ट है, अभी वहाँ रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे में भी मेरा भाई एक इंजीनियर है, और मैं फ़ौज में है। और हमारे घर में जो है 2 भाई छोटे हैं। एक बहन जो है उसकी शादी करा ली, वो पुलिस डिपार्टमेंट में उनके हस्बैंड सर्विस करते हैं। अभी वो फ़िलहाल के लिए नहीं है, वो विधवा हो चुकी है। उनके जगह पर उनका जो बेटा है, उनको हम लोगों ने अनुकंपा के आधार पर उनको सर्विस लगा दिया, और अभी वो सुख और समाधान से है। इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मैं सोच रहा था कि अपनी तरक्की से करते करते मैं भी अपने किसानों को, ज़मीन जायदादों को एक कहीं ऐसा बना दूँ जिससे अपनी ज़िंदगी तरक्की कर सके, और उसके बाद में जो गरीब से किसान हैं वो बड़े अमीर बन सके। उस लिए बहुत मैंने संघर्ष किया। उसके बाद में जो किसानों को, सर खेती वाले सीन पे तो हम लोग आएंगे ही,
लेकिन आप बता रहे थे कि आपके साथ कुछ हादसा भी हुआ, आप एक वॉर कैजुअल्टी भी रह चुके हो, उसके बारे में, फ़ौज के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तो मैं इससे बताते बताते रह गया कि फ़ौज में जब लड़ाई शुरू था, लड़ाई होने के बाद जब सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर होने के बाद पूंछ सेक्टर से हम लोग वापस जम्मू आ रहे थे, तो उसी हालत में दुश्मनों ने रोड के ऊपर माइंस लगे हुए थे और ऐसे बम लगाए हुए थे। उसी हालत में मैं डेल्टा कंपनी 13 महा रेजिमेंट डेल्टा कंपनी का 11 प्लाटून का एक सिपाही था। उसी हालत में हम लोग 32 थे और 32 जवानों में से जो गाड़ी जो है उस माइन के ऊपर आने के बाद वो 32 जवानों में से सिर्फ हम 2 जवान जो है जिंदा रह गए, एक मैं और दूसरा संदीपान गायकवाड़। बाकी 30 जो है वहाँ पे जगह पर ही ख़त्म हो गए और वहाँ पर जो पहाड़ी के बीच में उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा वो ज़िंदगी में मैं कभी भूल भी नहीं सकता। उस हालत में हम लोग उस टाइम में पोस्टिंग हमारे धर्मशाला में थे और धर्मशाला से फिर हम लोग सिख में गए। मेरी सर्विस जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, ग्लेशियर 1, ग्लेशियर 2, सिक्किम, नेपाल, भूटान, नागालैंड, मणिपुर और श्रीलंका। श्रीलंका में मैं ट्रिंकोमली, भट्टीगुलावा, कोलंबो जो इसकी श्रीलंका की राजधानी है, वहाँ हम लोगों ने 4 साल रहे। वहाँ पर एलटीटी के साथ में काफ़ी मुकाबला तगड़ा रहा। वहाँ भी यहाँ पे बचा करके हम लोग निकल के आ गए और उस समय हमारे जो पोस्टिंग है एक नसीराबाद जो राजस्थान में है, वहाँ जा कर के पहुँच गए। मैं फ़ौज की सर्विस 32 साल सर्विस करने के बाद, सबको सेटल करने के बाद, भाई बहनों को सेटल करने के बाद, किसानों को मैंने सेटल करने के बाद, किसानों के लिए वहाँ पर कोई लाइट नहीं था, अंधेरे में रहते थे, पानी के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी। मैंने आपने बताया कि आपने 1.5 साल की नौकरी में रैंक हासिल कर लिया था, जो कि बहुत कम फौजी कर पाते हैं, और आपने 17 साल की सर्विस में आपने सूबेदारी हासिल कर ली थी। तो इसके बारे में जो आप कह रहे थे कि आप 3 जवाबदारियाँ एक साथ निभा लेते हो, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जब मेरा 1.5 साल सर्विस था तो वहाँ पे हमारे इन्फेंट्री में अंगूठा बहादुर जो 2 क्लास 3 क्लास के लड़के थे, उसके बाद मैं ऐसा एक बंदा था जो 7 क्लास का था, और मुझे जो एक लिखा पढ़ा होने की वजह से मुझे क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी दी गई। क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी के बीच में हमारे बड़े बड़े ऑफिसर विज़िट के लिए आते थे और आने के बाद में मुझे जो है 5 जगह पर मुझे डिटेल किया गया था। हर जगह पर मैं वहाँ पर अच्छी तरह से निभाता था। और हमारे जनरल साहब ने बोला, जिनका नाम है ब्रिगेडियर पनवर साहब, उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये लड़का हमशक्ल है या कुछ और है। तो उन्होंने बोला यही एक ही लड़का है और हमशक्ल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये लड़का इतना ईमानदार और वफ़ादार है। वो 5-5 ड्यूटी देने के बावजूद भी ये अपनी ईमानदारी वफादारी से करता है। जबकि मैं उस टाइम में कोत एनसीयू था, क्वार्टर मास्टर भी था, पे नाइक भी था, नंगर कमांडर भी था। इसके अलावा मैंने सिनेमा ऑपरेटर भी था। जवानों के लिए मैं मनोरंजन के लिए मेरी सारी ड्यूटी छोड़ करके मैं 35 mm जो उस टाइम में बहुत बढ़िया माना रखती थी, जवानों के लिए मनोरंजन के लिए रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पिक्चर चलाता था और पिक्चर चलाने जवानों को मनोरंजन ही करता था। ऐसे समय में जब इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो बोला सर कि बेटा ये तो 5 ड्यूटी करता है, ये किस तरीके से संभव है? तो मैं बोला सर मेरा लगन, मेरी गरीबी स्थिति, मेरा किसान परिवार का जो एक दुख और दर्द किस तरीके से करना चाहिए और उनको सुख और समाधान किस तरीके से देना चाहिए, इसलिए मैं रात और दिन मेहनत करके अपने सबको सुखी और समाधान और अपने ऊपर वाले अधिकारी को मैं किस तरीके से अपना काम का प्रयास दे सकूं, इस तरह से मैं काम करता था। का फौजी जीवन, गरीबी से आपको नौकरी मिल गई, आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंच गए, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमारे वीर जवान अपनी जानों की आहुति लगा देते हैं अपने भारत की सरहदों पर, वैसे ही हमारी वीर पत्नियां जो हैं अपनी आहुति देती हैं। जिस वक्त पर उनको उनके पतियों के साथ होना होता है तो उस वक्त उनको उनके पति छोड़ के सरहदों पे होते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो परिवार के बारे में बताइए, आपने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया
अभी एक बात रहेगी, किसी का एक संसार या पुरुष को एक महानता या उच्च दर्जे में या उस ऊपर वाले स्टेप में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका होगा, तो वो पत्नी का होता है। अब उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैं सोलापुर में डिस्ट्रिक्ट में होने के कारण हमारा तरफ से ना बरसात होती थी, ना पानी होता था, ना खेत के लिए पानी मिलता था। ऐसी हालत में फ़ौजियों को लड़की देना भी पसंद नहीं करते थे, और फ़ौजी के वहाँ पे एक दुर्विचार ऐसा करते थे कि वो लोग जो है कि फ़ौज में जाने के बाद वापस आएंगे नहीं आएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर तो मुझे कुछ करना है, इसलिए मेरा एक भाई एक टीचर थे जो वडगांव सिन्नी पूना में है, तो वो भाई के पास मैं आया और उन्होंने बोला भी आपकी शादी भी करना ज़रूरी है, तो मैं एक लड़की देखी है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला मुझे कुछ कंडीशन है। तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या कंडीशन है, तो मैंने बोला कि मुझे ऐसी लड़की हो जो गरीब हो, जिसके ऊपर बदन के कपड़े फटे टूटे हो, पैर में चप्पल ना हो, बाल को तेल ना मिलता हो, एजुकेशन के लिए किताबें ना मिलती हो, एजुकेशन में फ़ीस भरने के लिए उनके माता पिता के पास पैसा ना हो, ऐसी लड़की के साथ में मैंने शादी करना। तो उन्होंने बोला एक लड़की है, आप उसके साथ में देख लो। तो फिर मैं देखने के लिए हमारा प्रोग्राम हुआ, देखा, और उस लड़के से मैं कहा कि देखो आपने मेरे को तो दोनों को पूछा कि पसंद है, तो मैंने बोला हाँ मेरे को लड़की पसंद है। फिर मेरे को बोला कि लड़की को बोला कि आपको पसंद है, बोला हाँ मेरे को पसंद है। तो आप पसंद ही तो हो गई, लेकिन मेरे एक दिल में बात थी कि भाई अगर मेरे घर में आने के बाद मुझे एजुकेशन लेने वाली मुझे लड़की चाहिए, तो क्या आप एजुकेशन ले लेंगे? तो वो चुप रही और माता पिता की तरफ देखने लगी। तो माता पिता ने बोला कि हाँ बोलो कि मैं पढ़ूंगी। तो ने अच्छा मतलब ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि पढ़ेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, तो अगर मान लो पढ़ते लिखते समय बाय चांस अगर शादी हो गया और डिलीवरी हो गया, तो आप क्या करोगे? तो बोले कि उसी समय मैं स्कूल छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला कि अगर जिस दिन आपने अगर ये कहा कि मैं छोड़ दूँगी, एजुकेशन लेना मैं बंद करूँगी, उसी दिन शिवाजी कोर्ट पूना में आ करके अपना अपना वकील लगाइए, मेरा अपना एक वकील लगा देता हूँ, और दोनों मिल करके आप एक डाइवर्स लेंगे और सोड चिट्ठी लेंगे, आप अपने घर में जाइए, मेरा अपने घर में जाता हूँ। उस डर के मारे मेरे मिसेस ने उसने बोला हाँ ठीक है मैं पढ़ूँगी। ऐसा करते फिर 9 क्लास हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, और उसके बाद ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन के लिए जिसमें वाडिया कॉलेज में पढ़ती थी, उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दोपहर को 2:30-3 बजे ख़त्म हो गया और शाम को 5:30 बजे डिलीवरी हो गई और लड़का पैदा हो गया। उस राजी खुशी में मैंने सोच लिया कि एक ही लड़के पर मेरा परिवार जो है इतना मैं समाधानी सुखी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता के बाद 6 पपति थे, उसके बाद एक बहन थी, ऐसे 7 बंदे थे। तो इनके लिए जिस तरह का संघर्ष किया और हम लोगों ने बहुत बुरे दिन निकाले, ये मैं अपने बेटे को नहीं लाना सकता। मैं इसको शहर में ला करके मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, सब कुछ कराऊँगा, तब जा कर के मेरा लड़का जो है इंग्लिश मीडियम में केंद्रीय विद्यालय पूना, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल में मैंने डाला। तब से लेकर 12 क्लास तक वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में फर्गूसन कॉलेज में मैं उसको ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मॉडर्न कॉलेज मैंने MCA किया, सिंपल, क्योंकि उस टाइम में मैं फ़ीस भर नहीं सकता था, मैं डॉक्टर इंजीनियर के लिए फ़ीस नहीं भर सकता था। तो लड़के को बोला कि मैं तो अपना प्लेन इंजीनियरिंग करो, उसके बाद में देखेंगे। उस लड़के ने इतनी मेरी बात मान ली। उसके बाद में उस लड़के ने MCA कर लिया। MCA करने के बाद तो अभी बोला नौकरी कहाँ मिलेगी, तो मैंने बोला चिंता मत कर। मैं एक आदमी से बात किया, बोला सब मेरे पास काम कर सकता है। तो उसको बोला कि मैं आपके लड़के को मैं 5,000 रुपये दूंगा। तो मैं बोला ठीक है, पहली नौकरी। बेटा बोला 5,000 में कैसा हो सकता है? तो बेटा बोला 5,000 में शुरू करो। 5,000 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया। आज मेरा लड़का जो हर महीने में IT कंपनी लाखों रुपए की इनकम कमाता है। और आज के तारीख में वो लड़का जो है फॉरेन में है और आयरलैंड में अभी सर्विस कर रहा है। वहाँ जाने के बाद उसने अपनी MBA किया। MBA में D में आया और D में जो है फर्स्ट क्लास आ गया। और वहाँ के जो सरकार ने उसको अच्छा स्टूडेंट बोल कर वहीं रख लिया। उस हालत में उसके पहले जब शादी करने से पहले मैं एक ऐसा सोचा था कि जैसे मैं अपने जीवन बनाया, उस तरह से मेरे अपने लड़के के मेरे जीवन बना दूंगा। उस हालत में लड़के को मैं बोला इस तरीके से बात है, तुमको पढ़ाना पड़ेगा।
लड़की के ऊपर ऐसा कोई डाउट शंका वगैरह लेने देने वाले, जैसे माता पिता ने निकाला है वैसे हम करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ही करा देता हूँ। तो एक हमारे रिश्तेदार थे जो BL साहब थे, उन्होंने बोला मैं लड़की आपको ऐसा दे दूँगा जो भी आपके घर से मिलती जुलती है। तो वो भी डबल ग्रेजुएट थी। तो डबल ग्रेजुएट करने के बाद मैं बहू से कहा कि भाई यहाँ पे नौकरी करने का जो एक ऐसा सिलसिला जो है घर में है, एक बंदे के ऊपर जो एक परिवार के ऊपर काम नहीं चल सकता, इसलिए हर एक ने थोड़ा थोड़ा करके जमाना है। वो भी आज हमारे IT कंपनी एक्सा कंपनी में, वो भी IT कंपनी में HR में वो भी सर्विस वहाँ पर करते थे। उस हालत में हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी इतनी बढ़ाई। अभी तक हमने देखा कि कैप्टन साहब अपने जीवन में किस तरीके से स्ट्रगल करके अपने आप को उन्होंने एक ऐसे ओहदे पे पहुंचा दिया जो एक सम्मानजनक फ़ौज में माना जाता है, और उन्होंने अपने परिवार को भी उसी रास्ते पर चलाया। लेकिन फ़ौजी अपना स्ट्रगल सरहदों पे तो कर ही रहा होता है, सिविल में आने के बाद उसको किस किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम कैप्टन साहब से बात करेंगे। जी कैप्टन साहब बताइए। मैं अपनी ज़िंदगी जीते जीते सोचा कि चलो घर में 2 भाई है, वो चाहिए अनफर्ड है, उनकी बेबी है अनफर्ड है, मेरी 12.5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। एक पकड़ंडी थी या बैलगाड़ी जाने का रास्ता था। उसने सोचा कि चलो भाई इसको खेत को डेवलपमेंट करेंगे, इस ज़मीन को थोड़ा सा बढ़ोतरी करेंगे, उसमें कुछ खाद वगैरह लेकर आएंगे, जाने आने के लिए कोई साधन नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बात हो गई, यहाँ पे रोड क्यों न बना दिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इस रोड को लाने के लिए क्या क्या तरीका करना पड़ेगा। मैंने बुज़ुर्गों से पूछा ये रास्ता कहाँ से जाता है, कैसे होता है। तो उन्होंने बोला सो एक आपके घर के सामने से जो एक बैलगाड़ी का रास्ता जो जाता है, तो अंग्रेज़ों के ज़माने से 1935 से 1940 से ले करके ये रास्ता हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस रास्ते को हम लोग क्यों नहीं अच्छा तरह से रास्ता बना दिया जाए। ये बात मैंने किसानों से बात वगैरह कर ली। किसान मेरे घर पे आए तो बोला साहब आपके विचार अच्छे हैं, तो इसको कुछ न कुछ तो करो। रास्ता जो है हर शहर देहात में चला गया है, वहाँ पर डामरीकरण हुआ है, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ जा रही है, 4 व्हीलर जा रहा है, केले की बगीचा है, उसके बाद गन्ना है, सब लेते। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है पतझड़ हो गई है और यहाँ पे कुछ अनाज निकलता नहीं है। तो 2-2 किलो या 2-2 बैग, एक बैग इतना निकलता है। और यहाँ हमारे पास तकरीबन 50-60 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसमें से कुछ पानी न होने की वजह से कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर के पास जाने के बाद ऐसी बात है, मैंने बैटल कैजुअल्टी हूँ, मैं 71 के लड़े का मैं बैटल कैजुअल्टी हूँ। और उसी हालत में मैंने दिखाया कि मेरे साथ पैर में राड भी है, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने बोला साहब आपको क्या चाहिए। तो मैं बोला साहब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खेत वालों के लिए एक लाइट का बंदोबस्त अगर कर दिया तो मैं इसको बोर वगैरह मैंने करा सकता हूँ। तो आज उस खेत में बोर का सुविधा मैंने बनाने के लिए लाइन लेकर आए, और बड़ी बड़ी लाइन जो है इलेक्ट्रिक लाइन खेत में कलेक्टर ने बिना खर्चे 1 पैसा किसानों से नहीं लेते हुए हम लोग को वहाँ पर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि चलो आपने एक खेती के बारे में इतने तरीके कर लिए। तो तमाम किसान आ गए और किसानों ने बोला साहब कुछ नहीं करो, कैप्टन साहब रास्ते के बारे में बात कर लो। तो मैंने सोचा कि अभी किस तरह से किया जाए, बुजुर्गों से पूछा। तो बोला इस तरह से रूल और रेगुलेशन है और इस रेगुलेशन को आपको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप मेरे को भाई इजाज़त देंगे। तो बोला इजाज़त दो, लेकिन मैं बोले कि मैंने फ़ौज में नौकरी किए थे, मुँह ज़बानी से तो नहीं चलता है। तो मैंने बोला मुझे लिखी चाहिए। तो बोला कि हम लोग आपको लिख ही देंगे। मैंने 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर आए, और उसके बाद तमाम जितने भी किसान थे उसको बिना प्रेशर से, बिना दबाव से, राजी खुशी से उनको 3-3 बार 5 बार पूछ कर सही तरीके से है साइन करो, तब जाकर उन्होंने राजी खुशी से मेरे को साइन करा दिया। फिर उसके बाद उस पेपर को मैंने बांधकाम विभाग डिपार्टमेंट को मैं सरपंच के पास गया, संतपुर से रास्ता पूछा, इस तरीके से बोला ये पेपर है। और पेपर बनाने के बाद शुरू कर दो। तो सब जितने भी किसान थे सब ने इजाज़त दी, परवानगी दी। उसके बाद सब खुश हो गए, सब कुछ हो गया, आपके कैप्टन साहब कुछ तो करने वाले हैं। उस हालत में मुझे जो है गवर्नमेंट ने सरपंच के तरफ से जिनका नाम है अन्ना ढाने,
ये सरपंच है, उप सरपंच है कुरडू गांव, तालुका माड़ा, जिला सोलापुर। उन्होंने बांधकाम विभाग से अपने फंड से 15,70,220 रुपये खर्चा करके मुझे बोला इतना पैसा है, इतनी इनकम है, तो मैं आपको हैंडओवर करा देता हूँ। मैंने बोला साहब ये पैसे के बारे में तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं सिर्फ यहाँ पर सुपरवाइज़र का काम करूँगा। तो मैं तकरीबन 10,000 ट्रक एक लाइन से सरपंच ने उपलब्ध करा दी, और एक एक गाड़ी के पीछे में खड़ा होते 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 इस रोड के ऊपर, और दोनों से जो किसान हैं उनके सेंट्रल लाइन मैंने पहले जो उस ज़मीन की जो है नापतोल करा लिया, 5 फीट मेरी और 5 फीट दूसरे किसान की, ऐसा 10 फीट का रास्ता। उसके ऊपर 10,000 ट्रक की मिट्टी डाल डाल करके पूरा रास्ता तैयार कर दिया। वो रास्ता तकरीबन 9,100 फीट इतना तैयार कर दिया, सब कुछ हो गया। और जो किसान है तो वो किसान ने कुछ अनबनी होने के कारण उन्होंने उस रास्ते को थोड़ा सा रुकावट डालने के लिए कोशिश की, और उन्होंने बोला उस किसान का क्या नाम है? अरे उस किसान का नाम है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का है, रेलवे में पुलिस डिपार्टमेंट था, अभी जून महीने में वो रिटायर हो गया है। किशन बंडू जंजीरे, उसके मिसेस का नाम है लताबाई किशन जंजीरे, उनके लड़के का नाम है विनोद किशन जंजीरे, और उसका जो है भाई का लड़का महेश पंडरी जंजीरे। इन्होंने हमारे विरुद्ध जो है कुछ प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद कि उस ज़मीन को सर जब रास्ता बहुत सालों से था तो क्या ऐसा कारण हुआ कि उनको गांव वालों को आने जाने का रास्ता खोदना पड़ गया? वहाँ पर जो है जो हम लोग जो है काफ़ी तरक्की कर रहे थे, और कुछ इनकम के सोर्स से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उनके ज़मीन में कुछ पानी वगैरह की सुविधा नहीं थी। उनके हमने बोला बोर करो, ये करो, वो करो, तो हम पे ऊपर नहीं करेंगे। तो उनका हमारा वो देखा नहीं गया, हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे थे उसको देखा नहीं गया। तो उनको सलाह मैं भी डेवलप करूँ, अगर ये कर सकते तो मैं ही करना दे। तो उन्होंने देखा नहीं जाने की वजह से तो उन्होंने क्या कर दिया, एक रात में हमारे जो भाई की मतलब हमारी बहू, छोटे भाई की बहू है, उनके साथ में कुछ अनबनी हो गई। अनबनी होने के बाद में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर के हैं लोअर कास्ट के हैं, एससी कास्ट के लोगों को आना और जाना इस रास्ता जो है हमारे लिए बेकार हो जाता है, और ये खेती हमारी नहीं होती है। इस तरह से गंदे गंदे लफ्ज़ बोल करके हमारे बहू को बहुत तरीके से जातिवाद के हिसाब से गाली गलौच वगैरह दे दिए, और उन्होंने वो बर्दाश्त कर लिया। बर्दाश्त करने के बाद में फिर उसको मैंने हमने कहा कि आप ऐसा करो, गाली गलौच अगर दिया तो उससे कुछ मत करो, मार पिटाई मत करो, मार पिटाई से नहीं करना, शांति से जो भी करना है शांति से काम करेंगे। तो एक एप्लीकेशन लिखा, और एप्लीकेशन ले करके पुलिस में गए। पुलिस में जा कर के एक वाघमारी नाम के एक पुलिस वहाँ पर है पीआई है, तो उनसे जाकर मिले। तो उन्होंने हमारी बात सुन ली, उनकी बने, और उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने पक्षपात किया। दोनों टीम को जो है अलग अलग तरीके से उनके नज़र से देख लिया। आप न जाने कि उनको क्यों नज़र से अलग अलग देखा। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल से सिंपल जो बिल्कुल नीचे वाले दर्जे के रूल और रेगुलेशन जो एक झोपड़पट्टी में होते हैं, और दोनों को समझौता करके हम लोग को चुपचाप करने की कोशिश किया, जिसे शांति बनाए रखे। तो शांति बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो जो सरकारी रास्ता जो 15,70,000 रुपये खर्चा किया और उसको उखाड़ा है, और उसने जो है जीसीपी लगाई, जीसीपी लेकर के उसकी औरत के सामने आ कर के वो रास्ता जो है खोदने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। उस हालत से पहले एक हमारे गांव में एक निमगांव करके एक आमदार है, आमदार साहब शोलापुर डिस्ट्रिक्ट, तालुका माड़ा, जिला गांव जो है निमगांव, यहाँ के आमदार संजय शिंदे, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए, खेती बाड़ी खूब अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो उजनी धरण का जो पानी है, तो पानी अड़वा पानी जो अपने हीरो हीरोइन भी उसमें हिस्सा लेते थे, उनके साथ में रह करके तकरीबन जो है उजनी धरण से लेकर हमारे एक नाला जाता है, उस नाले को 20 फीट घेरा और 22 फीट चौड़ा, इतना करते 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 उन्होंने काफ़ी निमगांव से लेकर के माढ़ा नाम गांव का एक तहसील तक वो खोद कर गए।
और आमदार साहब ने ये कहा किसी किसान को जाने आने के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए, उनका जो है जाने आने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या अपने तरफ से 20-20 फीट का रोड छोड़ा, और वो रोड छोड़ने के लिए हर किसान जाते थे, आते थे, सब कुछ होते थे। हमारे वहाँ पर 4 व्हीलर जाती थी, 2 व्हीलर जाती थी, उसके बाद में अच्छे 30-30, 50-50 लाख की गाड़ी आती थी। उसके एक दत्त मंदिर है, उस दत्त मंदिर के लिए लोग आते थे, भाविक लोग आते थे, दर्शन के लिए आते थे, उनको अच्छा लगता था। और ये जब वहाँ पर भीड़ भड़का शुरू हो गया, भीड़ भड़का उस वजह से वहाँ पर आनंदमय वातावरण वहाँ पर तैयार हो गया। लेकिन ये कोरोना की वजह से तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ लोग जो इतने मंदिर में आ रहे हैं, इनके वजह से कहीं कोरोना ना फैला जाए। तो उन्होंने कोरोना क्या है एक बहाना करके और हम लोगों को गाली गलौच करके वो मंदिर में आने लोगों को बंद कर दिया, और मतलब कोई आएगा नहीं और कोई जाए। तो फिर नहीं, लोग आने लगे, जाने लगे। पर हमको भगवान की पूजा करनी है, भगवान की यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है, तो इसलिए हम लोग आते हैं और जाते हैं। कैप्टन साहब एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे। तो हमने देखा कि ये जो किसान है, थोड़ा सा इसको जातीय एंगल भी है, जंजीरें हैं। इस प्लॉट की मोजनी भी, सरकारी मोजनी भी कई बार हुई होगी, सरकार का पैसा भी लगा होगा, आपको भी जातीय तौर पे प्रताड़ना उन्होंने की। तो क्या उन पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा, आप बता रहे हो, और सरकारी मालमत्ता को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो फाइनली आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि वहाँ क्या होना चाहिए, और सरकार इस तरीके से क्या एक्शन ले रही है, इसके ऊपर आप सिर्फ 2 शब्दों में बताइए। वो जो मंदिर में दत्त मंदिर है, दत्त मंदिर के लिए लोग आते थे, जाते थे। तो ये लोग नहीं आना चाहिए कि उस पंडित जी की आमदनी उनको देखी नहीं गई, और उन्होंने बोला कि अभी ये रास्ता बंद करेंगे। लेकिन ये रास्ते पर 15,70,000 रुपये खर्चा किया। गवर्नमेंट ने सुविधाएँ बनाई थी, उन लोगों ने सब कुछ इनके इजाज़त से, इनके सिग्नेचर से उनको बनाया गया था, और इनसे अनबनी भी नहीं हुई थी, तब जा कर के उन लोगों ने ये रास्ता बना दिया था। लेकिन उन्होंने इस तरीके से एक जातिवाद करके, ये लोग ब्राह्मण हैं, उसके बाद हम लोग तो मराठा है, और ये रास्ते पे जाने वाले लोग जो हैं पता नहीं किसी कास्ट के आते हैं, जाते हैं, तो ये रास्ते में से हमारे में अनाज नहीं होता है। इस तरह से अंधश्रद्धा उन्होंने अपने मन में ला करके उन्होंने वहाँ पर खड़ा कर दी, और रास्ता तोड़ने का प्लान उन्होंने किया। तो ये जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जो लगा हुआ था, उनका आगे पीछे नहीं सोचते हुए उन्होंने जेसीबी लाया, और जेसीबी ला करके उस जंजीरे ने, किशन जंजीरे ने अपनी औरत को आगे किया, एक बेटे को 18 साल का अंदर का था उसको आगे किया, उसके बाद में उसके पुतने को जो है आगे किया, और उस रास्ते को सबका मौका देख करके किसान इधर उधर हो गए, कोई नहीं आना चाहिए बोल करके रास्ता एक लाइन से उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। जो आमदार साहब ने भी जो रास्ता बनाया था और जो पैसे उसके डाले थे, वो भी तोड़ फोड़ करके उन्होंने जाना। आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि ना हम उसको जा सकते हैं ना आ सकते हैं। जो हमारा 1 किलोमीटर का रास्ता है, जो हम सिटी में जा सकते थे, जानवर के लिए अनाज ला सकते थे, जानवर को खाद्य ला सकते थे, खेत में से निकाला हुआ सामान उसको लेकर जाते थे, तो उसको डैमेज करने वजह से हम लोग को आज जो है तकरीबन जो है 10 किलोमीटर का चक्कर लगा करके किसी एक शहर में जाना पड़ता है। तो आप ये सोचिए साहबान कि जो एक बुढ़ा ही है, या किसी को कोरोना हो जाए, या कोई बीमारी है, कोई डिलीवरी केस है, या छोटे बच्चों को है, अगर हम किसान के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, या उन बच्चों को ले जाने के लिए 10 किलोमीटर, हमारे पास ना कोई 2 व्हीलर है, ना 4 व्हीलर है, ना कुछ है। किसान के पास साइकिल पर 10 किलोमीटर सवेरे स्कूल का टाइम 6:30 बजे पहुंचना होता है। अब वो बच्चे खेत में उठेंगे कब, जाएंगे कब? वहाँ पर जो जानवर का डर, उसके बाद में कुत्तों का डर और जंगल का डर, ऐसे होते में बच्चों को जाना आना बड़ा मुश्किल से 2-2 आदमी करके जाना पड़ता था, और स्कूल में बच्चों को ले जाना। और इतने में क्या हुआ, एक इसमें फाइनली आपका जो कहना है कि जो रास्ता सरकार ने बनाया उसकी अवमानना करी, जो रास्ता आप लोगों की सहूलियत के लिए होना चाहिए था, जो आम रहदारी का रास्ता था, उसके लिए उन्होंने जो है अड़ोका लगाया। तो मैं अपने माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से सारे सरकारी कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो माजी सैनिक हैं या फिर जो आम नागरिक भी हैं, जिसके ऊपर सरकार ने हमारे ही टैक्स के पैसों से रास्ता बनाया है,
उसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान देने की कोशिश करें और उस रास्ते को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। जैसे अभी वो जो आपका क्वेश्चन है तो वो सही है, क्योंकि उनका वो वैसा बोलने पर उस बहुत कुछ उसमें था कि आगे बढ़ के क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उस वजह से उन्होंने वो जो क्वेश्चन है वो मुझे ये किया था, लेकिन उससे मैं इतनी आगे बढ़ी कि मैं 9 क्लास में थी उस वक्त अब मेरी शादी हो गई थी। लेकिन उनका जो सपोर्ट था इतना ये था कि घर में बैठ के जैसे अकेले रहने के बाद बहुत कुछ कभी झगड़ा कभी कुछ होने वाला था, लेकिन मैं हमेशा पढ़ती गई। यानी इतना सपोर्ट मिला कि मैं आज उनके वजह से BA MSW कर सकी और जन सेवा अभी भी करती हूँ। अभी भी मेरा एज 65 है, तो भी मैं महिला के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती हूँ और मेरा घर संसार बहुत अच्छी तरह से मैं संभालती हूँ। मेरी लड़की की भी पढ़ाई मैंने कभी ट्यूशन तक नहीं दी उनको, मैं खुद उनको पढ़ाई करती थी। यानी 10 तक मैं खुद ट्यूशन उसको देती थी। यानी इतना सपोर्ट घर में से मिला। जो मेरा जो उद्देश्य था, मैं यानी सर्विस नहीं कर पाई, लेकिन मैं जन सेवा करती हूँ, अभी भी करती हूँ। और मैं अपने जीवन में फौजी की पत्नी होना और एक सिविलियन की पत्नी होना और एक फौजी की बीवी की लाइफ जीना, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कैसे देखते हो आप इस पूरे से? यानी हर वक्त स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं सब कुछ जो भी है, जैसे सिविल में रहने के बाद साथ में कोई ना कोई रहते हैं, लेकिन मैं इतना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन इन्होंने जो फौजी है उनका जो सपोर्ट इतना होता है ना कि कभी कमी नहीं पड़ती है, कि जैसे हर वक्त यानी सपोर्ट मिलता है कि किसी काम में कमी नहीं भासी। क्योंकि मैं एक जवान की पत्नी हूँ, कभी डरना मुझसे कभी नहीं। कभी मैं स्कूल ये कॉलेज जाती थी, कभी रात के 12 भी बजते थे, लेकिन मैं इतनी निडरता के मैं वहाँ से आती थी। घर का बच्चे को संभालती थी, घर के जो मेहमान हैं उनका भी देखभाल करती थी, हर एक चीज़ में बहुत अच्छी तरह से करती थी। लेकिन स्ट्रगल हर वक्त करती थी, लेकिन स्ट्रगल करते वक्त मुझे किसी काम की जो कमी नहीं भासी। मैंने खुद जो घर बनाया वो खुद मैं ये करके यानी देख के, यानी मुझे घर क्या चीज़ है, कैसे बनाना, ये सब मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं वो सब कर पाई। खाली मुझे कि सपोर्ट मिलता था कि आप करते जाओ, तुम्हारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। लेकिन जवान की एक पत्नी हो के मुझे बहुत अभिमान है। और हमारे एरिया में बहुत से फौजी एरिया है, तो उस कारण हमेशा एक दूसरे की साथ मिलती है, हमें एकजुट से हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी जैसे समाचार पढ़ते हैं तो उस वक्त भी जैसे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन उसमें से भी बहादुरी हमें मिलती है कि हमारे जवान बॉर्डर पे है, वहाँ पे लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमें बहुत अभिमान लगता है। हम और यानी जो सिविल औरतें वो भी बहुत यानी अलग तरह से देखती है कि ये फौजी की औरत है, ये कभी डरना इनको आता नहीं है।
ऐसा करके मैंने अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से निभाया है। हेलो, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी सबका कि मतलब हमारे घर पे आके ये जो मान सम्मान है, हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा नाम प्रतिमा पोलके है। मेरी शादी को अभी 11 साल हुआ है। इट्स बीन 11 years आई एम मैरिड एंड देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी मतलब फैमिली से, मैं नहीं हूँ। मेरे पापा डिफेंस में रह चुके हैं, बट दैट्स लाइक ऑफिस वर्क। तो जब ये प्रपोज़ल आया था, मैं काफ़ी मतलब मैं छोटी थी, 23 साल की थी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि घर बहुत डिसिप्लिन है और अच्छे लोग हैं। मतलब जो एक बात जाने, एक लड़की को जॉब करना है, उसको प्रेरणा देनी है और उनको बहुत सक्सेस की मतलब लगन थी, मुझे सिर्फ इतना पता था। और मैंने मतलब हस्बैंड से जब मिली तो उनके विचार भी वैसे थे, है ना, बिकॉज़ उनकी अपब्रिंगिंग वैसी थी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मेरा पहला ही ये रिश्ता था जो मैंने हाँ बोल दिया, बिकॉज़ सच में कुछ वैसे था ही नहीं जिसको मैं मना करती। तो तब का जो डिसीजन है, मैं अब भी उसमें बहुत खुश हूँ। यहाँ पे आने के बाद में, जैसे एक लड़की को बोला जाता है कि बच्चा हो गया, अभी घर पे बैठ जाओ, हम लोग ख्याल नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे मौका दिया गया कि मैं मेरे हस्बैंड के कंधे को कंधा मिलाकर इस परिवार की सेवा कर सकूं, अपने खुद का एक वजूद बना सकूं, एक लीडर बन सकूं, एक मैनेजर बन सकूं। और ये जो प्रेरणा मुझे मिली है, ये माँ बाप की वजह से मिली है। मैं सास ससुर तो नहीं बोलूँगी इनको, बिकॉज़ कैसे होता है कि पैदा करना और अपब्रिंगिंग करना और उसको एक्चुअली वो पाथ देना, प्रेरणा देना, उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये मुझे फैमिली से मिला। और ये इसी वजह से, बिकॉज़ इनके विचार पहले से ही वैसे, ऐसे कभी नहीं रहा कि अपनी ग्रोथ बंद करनी है यहाँ पे, लड़का रहे लड़की रहे। तो जैसे पापा ने बोला कि शादी के बाद भी लड़की को पढ़ना होगा जैसे मुझे भी बोला गया था कि तुम्हें अपने परिवार को आगे लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो हमारे बच्चे का ख्याल रखेंगे, मुझे प्रेरणा देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। अभी मुझे लगता ही नहीं है कि ससुराल है, मुझे लगता है मैं कहीं बचपन से यहीं पे पली बड़ी हूँ। मतलब आई एम 34 नाउ तो यही एक गुण होता है ऐसी फैमिली में रह के, ऐसे लोगों के साथ रह के आप अपनी खुद की ग्रोथ कर सकते हो, मेंटली भी खुश रह सकते हो, है ना, एक इमोशंस रहते हैं आपके अंदर। तो बस यही एक्सपीरियंस रहा मेरा।